जय हिंद दोस्तों, दीपांजलि एकेडमी के यूट्यूब मंच पर मैं श्रवण कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और आपकी अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, आज हम पुनः निबंध लेकर के प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें हम आज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत करेंगे, जो परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। दोस्तों, यह निबंध यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, साथ ही यूपीएचईएससी यानी उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और आरपीएससी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में भी यह निबंध सम्मिलित है। अतः इन संपूर्ण एग्जामों को ध्यान में रखते हुए आज हम इस निबंध के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इस निबंध की ओर। दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ललित निबंधकारों की श्रेणी में इनको रखा जाता है और ये इतिहास लेखन में भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं और एक प्रखर आलोचक के रूप में भी जाने जाते हैं। इनके विषय में हम बाद में बात करेंगे जब ये निबंध का विवेचन कर चुकेंगे। आइए देखते हैं निबंध। दोस्तों, कल्पलता निबंध संग्रह है इन्हीं का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, उसमें यह संकलित है। एक बार यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में पूछा भी गया था कि कल्पलता ये नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध किस संकलन में संकलित है, तो आप यह भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर हम इस निबंध की विषय वस्तु की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस निबंध में मानव की आदिम यानी कि प्राचीन प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। इसमें मानव की आदिम प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। लेखक की बेटी ने सवाल पूछा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह भी ध्यान रखिएगा, किसने यह सवाल पूछा था, तो लेखक की बेटी ने पूछा था। तब द्विवेदी जी ने मानव सभ्यता के विकास पर विचार करते हैं कि आदि मनुष्य में जो आदिकालीन मनुष्य था वह जंगलों में रहता था, अतः शिकार आदि करने तथा अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए उसे नाखूनों की आवश्यकता थी। यानी कि नाखून प्राचीन समय में आदिम मनुष्य के लिए उपयोगी था। मनुष्य अपने नाखूनों को नहीं काटता था उस समय, क्योंकि उसकी उपयोगिता थी। नाखूनों का बढ़ना एक सहजात प्रवृत्ति है, यानी कि नाखूनों को बढ़ाना नहीं पड़ता है, वह स्वयं अपने आप धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। चाहे उन्हें जितनी बार काट दो पुनः वो आ जाते हैं। तो कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि नाखूनों का बढ़ना एक सहजात प्रवृत्ति है, किंतु अब मनुष्य के पास शक्तिशाली हथियार हैं, अतः अब मनुष्य अपने को सभ्य बनाने के लिए नाखूनों को काटता है। कब यहाँ पर बताते हैं कि पहले मनुष्य के लिए यह उपयोगी था, अतः इसे काटते नहीं थे, इसको अस्त्र के रूप में उपयोग करते थे, अपनी रक्षा के लिए उपयोग करते थे। किंतु जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता है और मनुष्य के पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र का विकास होता है, राइफलों का विकास होता है, तोपों का विकास होता है, बम का विकास होता है, मिसाइलों का विकास होता है, तो अब यह मनुष्य के लिए अनुपयोगी हो गए हैं। अतः अब वही यह नाखून मनुष्य को असभ्य लगने लगे हैं, अतः मनुष्य अब सभ्य बनने के लिए इन नाखूनों को काटता है। आगे लेखक कहते हैं, इसमें लेखक ने पुराने के त्याग और नए के मोह के विषय में भी अपने विचार व्यक्त करते हैं कि पुरानों का हम कैसे त्याग करते हैं और नए का मोह। तो लेखक कहते हैं, अपने इस विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि स्वाधीनता, इसमें कुछ शब्द भी आए हुए हैं, जैसे कि एक स्वाधीनता शब्द है। पूछा जा सकता है निबंध में प्रयुक्त शब्द स्वाधीनता का क्या अर्थ है, तो अपनी स्वतंत्रता, स्वयं के अधीन स्वतंत्रता या स्वराज्य एवं स्व का बंधन जो होता है वह स्वाधीनता होती है। सफलता और
चरितार्थक शब्द जो आता है इसी निबंध में जब आप पढ़ेंगे तो प्रेम, मैत्री, त्याग और जन कल्याण का भाव इस सफलता या चरितार्थता में रहता है। आगे देखते हैं, हमारी संस्कृत की सबसे बड़ी उपयोगिता अपने द्वारा निर्धारित किया गया बंधन है। यानी कि हमारी संस्कृत की, भारतीय संस्कृति की इस निबंध के अनुसार क्या विशेषता है? अपने द्वारा निर्मित बंधन, यानी कि भारतीय लोग अपने स्वबंधन में रहना चाहते हैं। यानी कि स्वच्छंदता नहीं, बंधन है पर स्वबंधन है, पराधीनता के बंधन नहीं। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा कि इस निबंध के अनुसार भारतीयों की जो सभ्यता का मुख्य गुण है वह स्व अनुशासन में रहना है। आगे इसके तथ्यों पर अगर हम विचार करें तो यह विचार प्रधान एक निबंध है। पूछा जा सकता है किस कोटि का निबंध है? यह एक विचार प्रधान निबंध है। इसमें प्राचीन एवं नवीनता का समन्वय है। इस निबंध का प्रमुख विषय मानवतावादी है। इन बिंदुओं को आप ध्यान में रखिएगा। पूछ लिए जाते हैं कि इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, कौन कौन सी विषय वस्तु है, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। यह विचार प्रधान निबंध है। इसमें नवीनता एवं प्राचीनता का समन्वय भी है। आगे कवि कहते हैं कि प्राचीनता का मोह भी अच्छा नहीं है और नवीनता का इतना स्वीकार करना भी अच्छा नहीं है, दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। और इस निबंध का प्रमुख विषय मानवतावादी है, क्योंकि जितना अस्त्र शस्त्र बढ़ रहे हैं वो मनुष्य के लिए घातक हैं। तो इस पर विषय पर भी विचार करते हैं लेखक कि आधुनिक जो अस्त्र शस्त्र बढ़ रहे हैं वह मानवता के लिए खतरा है। आगे इसमें लेखक कहते हैं कि नाखून का बढ़ना पशुता का प्रतीक है और नाखून का काटना मनुष्यता का। जब इस विषय पर विचार करते हैं, मनुष्य अब अपने को सभ्य दिखाने के लिए नाखून काटता है, क्योंकि नाखून को काट लेना, छोटे कर लेना, वह अपने को मनुष्य मानता है। और अगर नाखून बड़े हो जाए तो उसे पशुता कहते हैं। इस पर भी विचार करते हैं लेखक। द्विवेदी जी ने नाखून को बेहया एवं निर्लज्ज और अपराधी मानते हैं। वो कहते हैं कि इनको कितना भी काटो, यह निर्लज्ज हैं, यह बेहया है, यह पुनः उसी तरह से बढ़ जाते हैं। और द्विवेदी जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य जंगलों में रहता था, नाखूनों की ज़रूरत थी, वह उसके अस्त्र थे, दांत दूसरे अस्त्र थे। आप इनको भी ध्यान में रखिएगा। मनुष्य के पहले वह अस्त्र कौन से थे? तो वह नाखून थे, दांत दूसरे अस्त्र थे। आगे लेखक कहते हैं कि इन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीचि मुनि की हड्डियों से बना था। अब इनकी उपयोगिता को, इनके शक्तिशालिता को बताते हैं। लेखक कहते हैं कि यह हड्डी के जो नाखून होते हैं, तो इस हड्डी से जो बने मनुष्य के अस्त्र हैं वह विशेष रूप से उपयोगी थे। और उदाहरण देते हैं, पौराणिक उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता थी, सबसे बड़ा शक्तिशाली था अस्त्र वह दधीच मुनि की हड्डी से बना हुआ जो धनुष बने थे, उनके विषय में संकेत करते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि लेखक मनुष्यों एवं देवताओं के अस्त्रों की तुलना करते हुए कहते हैं, आर्यों के पास लोहे के अस्त्र थे और घोड़े थे। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ी थी कि मनुष्यों के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। मनुष्यों को इससे यानी कि नाखूनों से कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुके हैं। अब जो मनुष्य अब आधुनिक सभ्यता विकास करती है और अपने अस्त्र शस्त्रों का विकास करती है, आधुनिकता आती है, आधुनिकीकरण के द्वारा नवीन अस्त्रों का निर्माण होता है, तो अब उसकी उपयोगिता के विषय में कहते हैं लेखक कि इसकी उपयोगिता इतनी थी कि देवता भी इसके लिए लोहे के ये अस्त्र से, अतः देवता भी इनका उपयोग करने के लिए मनुष्य की सहायता लिए। और अब मनुष्य को ज़्यादा शक्तिशाली अस्त्र मिल गए हैं, शक्तिशाली औजार मिल गए हैं, इसलिए मनुष्य अब नाखूनों को तो काट ही देगा। आगे कहते हैं, नाखून मनुष्य की भयंकर पाशवी वृत्ति का प्रतीक है। लेखक ने क्या कहा है? नाखूनों को, नाखून मनुष्य की पाशवी
वृत्ति का यानी कि पशुता की वृत्ति का प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दी जाए वह मरना नहीं जानती, यानी कि नाखूनों को बढ़ना अगर पाशवी प्रवृत्ति कहते हैं और इनको मनुष्य कितनी बार ही नहीं काटता, किंतु यह पुनः यह जो मनुष्य की पाशवी प्रवृत्ति है यह पुनः उगाती है, यानी समाप्त नहीं होती है। आगे कहते हैं नाखूनों के विषय में कहते हैं कि क्षेत्रों के आधार पर नाखूनों की वृत्ति का वर्णन करते हैं कि किस क्षेत्र के लोग कैसे नाखून रखना पसंद करते थे इसी निबंध में। और यह क्वेश्चन पूछा भी गया था यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में 2023 में जो हुआ था जून वाला, अभी पिछले एग्ज़ाम में ही। तो वो कहते हैं कि गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। उसमें पूछ लिया गया था कि किस क्षेत्र के लोग कैसे नाखूनों को पसंद करते थे, तो यहीं से पूछा गया था कि गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे। दाक्षिणात्य लोगों को छोटे छोटे नाखून पसंद हैं। दाक्षिणात्य लोग छोटे छोटे। और आगे कहते हैं कि मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज प्रवृत्तियाँ रह गई हैं। यानी कि अब लेखक मानव विज्ञान प्राणी शास्त्र के अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों की ओर भी जाते हैं और उनका भी हवाला देते हुए कहते हैं कि अब जो प्राणी वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियाँ मनुष्य में होती हैं जो अपने आप चलती रहती हैं। और कौन कौन सी वह प्रवृत्तियाँ होती हैं उनका भी उल्लेख आगे वो करते हैं कि कौन कौन सी सहज प्रवृत्तियाँ हैं, तो उनको बताते हैं, आगे हम देखेंगे। नाखून का बढ़ना कहते हैं कि पहली वृत्ति है मनुष्य की जो सहज है, इसमें मनुष्य को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। केश का बढ़ना दूसरी वृत्ति है मनुष्य की। दांत का दोबारा उगना तीसरी वृत्ति है। पलकों का गिरना चौथी वृत्ति है। ये मनुष्य की सहज वृत्तियाँ हैं जिसमें मनुष्य को प्रयास नहीं करना पड़ता, वो अपने आप घटित होती हैं। तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। पूछा जा सकता है मनुष्य की चौथी वृत्ति कौन सी है, सहज वृत्ति, पहली सहज वृत्ति कौन सी है, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। आगे कहते हैं कि अस्त्र बनने बनाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधनी है। जो अस्त्र मनुष्य बना रहा है, औजार मनुष्य बना रहा है, वो मनुष्यता की विरोधनी है। क्यों मनुष्यता की विरोधनी है? क्योंकि मनुष्य की जो सहज प्रवृत्तियां हैं उनको दबाया जा रहा है। जैसे नाखून है, नाखूनों का बढ़ना है, उनको काट दिया जा रहा है क्योंकि मनुष्य के लिए अब उनकी उपयोगिता नहीं है। दूसरी बात, अस्त्रों का बढ़ना क्या है? मानवता का विरोधी है, मानवता को नष्ट करती है। चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार रहा हो, चाहे सेकेंड वर्ल्ड वार रहा हो, या देश में पूरे संसार में कहीं ना कहीं अनेक देशों के बीच में संघर्ष होते रहते हैं। जैसे कि अभी रूस और यूक्रेन का संघर्ष चल रहा है, तो इससे मानवता को खतरा है। निरीह लोग मारे जाते हैं एक से भयंकर अस्त्रों के द्वारा, मिसाइलों के द्वारा। तो यह जो मनुष्य ने अस्त्रों का निर्माण किया है वह मानवता को तो हानि पहुंचा ही रही है। आगे कभी कहते हैं कि नाखून बढ़ते हैं हमारी पशुता की यह निशानी है। नाखूनों का बढ़ना पशुता की निशानी है, जो जिसको हम पहले भी बता चुके हैं। अस्त्र शस्त्र बढ़ते हैं हमारी पशुता की निशानी है, क्योंकि इन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग भी मनुष्य उन्हीं नाखूनों के जगह इस्तेमाल करता है। जैसे कि पहले मनुष्य इनका नाखूनों को औजारों के रूप में उपयोग करते थे, अब नाखून की जगह में औजार, जो नवीन औजार बना रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं। तो कहते हैं कि यह भी पशुता की निशानी है। इस निबंध में स्वतंत्रता शब्द से संबंधित बातचीत होती है। उसमें कहते हैं कि इंडिपेंडेंस का अर्थ है अनधीनता या किसी भी अधीनता का अभाव होना, यह इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है। कभी कहते हैं पुराने का मोह। अब यहाँ पर आते हैं पुराने और प्राचीन और नवीन के विषय में जो समन्वय की बात की गई है, तो वो बताते हैं कि पुराने का मोह सब समय अच्छा नहीं हो सकता। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बनरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। कालिदास ने कहा था
गौतम ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख में सहानुभूति के साथ देखता है। यानी कि लेखक उदाहरण के रूप में भी बताता है, रेफरेंस भी देता है, दूसरे के कोटेशन भी देता है कि कालिदास ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख में सहानुभूति के साथ रहता है। आगे कहते हैं कि अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि लेखक कहते हैं कि अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे रहता है। तो अज्ञानता के विषय में लेखक यहाँ पर बातचीत करते हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, ये जो जितने बिंदु मैं बता रहा हूँ इन्हें आप कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और इनको नोट करते जाइएगा। आगे देखते हैं। लेखक कहते हैं कि स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है, यानी अपने अनुसार नियमों के अंदर रहना मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य अपने अनुसार रहना चाहता है, यह मनुष्य के लिए अच्छा होता है। इसके विषय में भी बातचीत करते हैं। तो क्या है? स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। लेखक के अनुसार आप इसे ध्यान में रखिएगा कि अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। कितनी अच्छी बात कहें कि अपने आप को संयमित रखिए और दूसरे का भी सम्मान करिए, दूसरे के भावनाओं का भी आदर करिए। आगे कहते हैं कि मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को समर्पण में है। अगर मनुष्य अपने को मनुष्य मानता है तो मनुष्य होने की एक सफलता किस में है? मनुष्य होने की सफलता प्रेम में है। अगर प्रेम होगा तो आप जिससे प्रेम होगा उसका आप नुकसान नहीं करेंगे। ये प्रेम की सबसे बहुत बड़ी विशेषता होती है। अब चाहे वो किसी वस्तु से प्रेम हो, किसी मनुष्य से प्रेम हो, किसी अन्य जितने भी संसार में वस्तुएं हैं, किसी से भी प्रेम हो, जिससे प्रेम होगा आप उसे नष्ट नहीं होने देंगे, उसके लिए अच्छी कामनाएं करेंगे। जैसे कि चाहे मनुष्य का प्रेम हो, चाहे प्रेमिका का प्रेम हो, जो प्रेम होता है वो प्रेमी कभी नहीं चाहता है अपने प्रिय का अनिष्ट होना। अगर सच्चा प्रेमी है तो। आजकल तो ऐसे प्रेमी है कि अगर प्रेम सफल हो गया तो ठीक है, मीठे मीठे, नहीं तो फिर कहते हैं कि मारने की योजना बनाने लगते हैं। तो ऐसे प्रेमियों की बात नहीं की गई है। प्रेम वह प्रेम है जिसमें मैत्री हो और त्याग हो। मनुष्यता में त्याग भी होता है। तो त्याग हो, अपने को समर्पण कर दे, तो वहाँ पर मनुष्य की चरितार्थता है, मनुष्य होने का जो गुण है वहाँ पर सफलता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे कभी लेखक कहते हैं कि सफलता में व्यक्तिगत लाभ है, जबकि चरितार्थता में सभी का कल्याण का भाव होता है। यानी कि जिस मनुष्य में चरितार्थता यानी कि उसमें प्रेम होगा, मैत्री होगा, त्याग होगा, समर्पण होगा, तो वह कल्याण का, दूसरे की भलाई सोचेगा, अच्छा करना चाहेगा। और सफलता व्यक्तिगत होती है। हम पढ़ रहे हैं तो हमारी सफलता व्यक्तिगत है कि हम सर्विस पा जाएं, तो यहाँ पर हमारा व्यक्तिगत भाव है। इससे हमें ये नहीं है कि हम सर्विस पा जाएं तो हम फलाने के लिए या दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छा हो जाएगा, वो हमारे लिए है। परंतु जब चरितार्थता हो जाती है, यानी कि त्याग हो जाता है, प्रेम हो जाता है, समर्पण का भाव हो जाता है, तो वहाँ पर हम दूसरे के कल्याण की कामना करते हैं। आगे देखते हैं। इन्हें आप इन पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा कि सफलता में व्यक्तिगत लाभ है, जबकि चरितार्थता में सभी का कल्याण का भाव है। लेखक के अनुसार पूछा जा सकता है कि इस निबंध में चरितार्थता या सफलता से क्या है तात्पर्य है, या
पूछा जा सकता है चरितार्थ से क्या तात्पर्य है। कालिदास ने कहा सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यही चीज़ है यहाँ पर बताई गई है, जो समन्वय की बात की गई है कि प्राचीन और नवीन का समन्वय। जाहिर सी बात है कि सभी प्राचीन जो हमारी मान्यताएं हों या कुछ भी हो वो खराब नहीं होते हैं। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के बदलने के अनुसार वो अनुपयोगी लगने लगती हैं, और सभी नए कि आप कितना अगर आधुनिकता आ गई, नवीन चीज़ आ गई, मिसाइलों का निर्माण कर लिया गया, तो ये क्या मिसाइलों का बम का निर्माण ये क्या कल्याणकारी है? ये नहीं है, ये अच्छा नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कालिदास के माध्यम से लेखक कहते हैं कि सभी पुराने खराब नहीं होते और सभी नए अच्छे नहीं होते, कुछ ना कुछ दोनों में कमियां होती हैं। आगे लेखक कहते हैं इस निबंध में एक बूढ़े आदमी की भी चर्चा होती है। स्पष्ट नाम नहीं लिया जाता है, परंतु संकेत के माध्यम से लेखक बात करते हैं। तो वह बूढ़ा आदमी कौन है? वह बूढ़ा आदमी महात्मा गांधी है। जब आप इस निबंध को पढ़ेंगे तो आप इसको देखेंगे। अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है, जिसकी बात हम ऊपर कर चुके हैं। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से दे देने में है। इसकी भी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। अब देखते हैं इसमें कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके विषय में देख लेते हैं। यहाँ तक अभी तक हम निबंध के विषय में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको देख लिए हैं। आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा और इन बिंदुओं को नोट कर लीजिएगा कि किन बिंदुओं की इस निबंध में चर्चा की गई है। पूछा जाता है इस निबंध के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से तथ्य कथन सही हैं, और इसमें दे दिया जाएगा जिन जिन बिंदुओं की इस पर बात की गई है, चाहे वो प्राचीनता नवीनता का समन्वय की बात हो, चाहे वो चरितार्थता वाला प्रसंग हो, चाहे वो बनरिया वाला प्रसंग हो। तो इसमें जितने भी प्रसंग हैं, चाहे या पशुता की और नाखून के बढ़ने की वाला प्रसंग हो, तो ऐसे सब पूछे जा सकते हैं। चाहे नाखूनों का जो क्षेत्रीय वर्णन मतलब जो है विभाजन किया गया, गाँव देश के लोग बड़े नाखून रखते थे, तो इन चीज़ों को भी पूछा जा सकता है। अतः इन बिंदुओं को आप नोट कर लीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। आइए देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था, यह आप लोगों को मालूम होगा। इनका मूल नाम वैद्यनाथ था, और अगर हम इनके निबंध संग्रहों की बात करें तो अशोक का फूल जो 1950 में लिखा गया है, कल्पलता 1951 में, इसमें 20 निबंध संकलित हैं कल्पलता में। और इनका अगला निबंध है मध्यकालीन धर्म साधना 1952 में, विचार और वितर्क 1957 में, विचार प्रवाह 1954 में, कुटज निबंध 1964 में, आलोक पर्व निबंध है यह 1972 में। ये सभी निबंध संग्रह हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। इनके आलोचना ग्रंथ भी हैं, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण आलोचक भी थे। तो इनके कौन कौन से आलोचना ग्रंथ हैं उनको भी देख लेते हैं। इनका पहला आलोचना ग्रंथ है सूर साहित्य जो 1930 में लिखा गया है। हिंदी साहित्य की भूमिका जो 1940 में प्रकाशित हुआ है। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद ये 1952 में प्रकाशित हुआ है। इनका कबीर नाम का एक आलोचनात्मक ग्रंथ है, जिसको आप पढ़े होंगे कि ये जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कबीर पर विशेष बातचीत नहीं करते हैं अपने इतिहास पर, अतः कबीर के लिए कबीर को स्थापित करने में इनका विशेष योगदान माना जाता है। तो इन्होंने कबीर पर पूरी एक किताब ही लिख दी थी, ये वही है। नाथ संप्रदाय 1950 में नाथों सिद्धों का लेकर के ये वर्णन करते हैं, वहाँ से हिंदी साहित्य का शुरुआत मानते हैं, उनको भी साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। साहित्य का मर्म 1949 में, कालिदास की लालित्य योजना 1965 में, क्योंकि ये संस्कृत के महाकवि कालिदास की भी आलोचना करते हैं और ये संस्कृत के विद्वान थे। मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 में, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में, और सहज साधना 1963 में, ये इनके आलोचनात्मक ग्रंथ थे, तो इनको लिखे हैं। इसके बाद इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा। अब जब कहीं आप एक लेखक के विषय में पढ़ रहे हैं, अगर आपके
पाठ्यक्रम में नाखून क्यों बढ़ते हैं लगा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनको सभी को ध्यान में रखना चाहिए। उनके चाहे निबंध हो, चाहे उनके उपन्यास हों, या जितनी भी विधाओं पर उन्होंने काम किया हो उसको आप ध्यान में रखिएगा। कहीं से भी उस लेखक से संबंधित पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, यह था हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके महत्वपूर्ण अंशों पर हम परीक्षा की दृष्टि से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी दृष्टि से बातचीत किए हैं। और इनको आप जब पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा तो इनको नोट कर लीजिएगा, और मैं आशा करता हूं कि इससे आप पूर्ण रूप से लाभान्वित होंगे। और इसी के साथ आज हम यहीं पर इस वीडियो को विराम देते हैं। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि अगर हम कोई नई वीडियो जैसे ही लाएं आपको वीडियो की सूचना मिल जाए और आप देख सकें। दोस्तों, यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा। निःशुल्क सेवा सभी की जाती रहेगी, और एक के बाद एक जितने भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित निबंध हैं, चाहे वो कहानी हो, चाहे उपन्यास हो और कविता हो, सभी पर हम सभी यूनिट पर बातचीत करेंगे। तो आज यहीं तक, इसके बाद हम पुनः किसी दूसरे टॉपिक को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इससे लाभान्वित ज़रूर होंगे। धन्यवाद दोस्तों, अच्छे से रहिएगा, पढ़िएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, यही कामना है। धन्यवाद।